आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया का थर्ड सेट करेंगे। यह मेंस का दरोगा के मेंस का प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग इसका थर्ड सेट करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरिया के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों में कालक्रम व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट प्राप्त करें। चंगेज खान, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। इनके आने का क्रम बतलाना है आपको। इसका सही आंसर बी हो जाएगा आपको। देखिए, चंगेज खान, यहाँ शुरू करते हैं मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी 1000 से 1027 तक था। यह कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी, यह 1175 से 1175, इधर छोड़ दीजिए, इधर 1175 से 1206 तक रहा था। उसके बाद आपको आया चंगेज खान 1221 में। यह इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था। वह मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया था और मंगोल सेनापति तैमूर लंग, यह 1398 में आया था। नसरुद्दीन की शासनकाल में भारत आया था। यह हो गया ये चारों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जनता के लिए कई हितकारी कार्य संपन्न किए थे, जैसे दावते खैरात, अनाथ मुस्लिम लड़कियों और बच्चों के लिए, रोजगार दफ्तर, अनुवाद विभाग, सरकारी अस्पताल, सफा और सरकारी खर्च, हज की यात्रा आदि। बहुत सारे ऐसे काम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नए दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े बड़े कुंड व जलाशय मिले हैं? तो यह धौलावीरा में मिला है। धौलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पौराणिक स्थल है। यहाँ पाई गई कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और मोहरे, मछलीकृत हुद आदि आदि शामिल हैं इसमें। धौलावीरा का पतन मेसोपोटामिया के पतन के समय हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो यह बलबन के समय हुआ था। बलबन एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी जिसे दीवाने अर्ज विभाग कहा जाता था। बलबन का एक सैन्य मंत्री इमादो दुल मुल्क की नियुक्ति की थी। इसका मुख्य कार्य सेना भर्ती करना, अस्त्र शस्त्र मुहैया कराना, वेतन विवरणी आदि शामिल था इसमें। अगला है, कुमारिल भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के थे? तो यह पूर्व मीमांसा के थे। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर पूर्व मीमांसा दर्शक के थे। कुमारिल भट्ट भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। वे मीमांसा दर्शन के दो प्रधान संप्रदायों के भट्ट संप्रदाय के संस्थापक भी थे। अगला क्वेश्चन है, तोल्काप्पियम क्या है? तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 9 अध्याय हैं। इसके 3 भाग हैं और प्रत्येक भाग में 9 अध्याय भी हैं। आगे चलते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिक, ग्रामम और नामदेशी क्या थे? तो भारतीय व्यापारियों के ये संघ थे। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। ये मध्ययुगीन व्यापारी गिल्ड व संदर्भित करता था। अगला क्वेश्चन,
इसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण दिया है। कौन दिया है? तो यह इब्न बतूता दिया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत रहेला द्वारा प्राप्त होता है। यह किताब लिखी थी जिसका नाम है रहेला। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिख दिया कि यह निष्ठुर बर्बरता है या बर्बादी है, निष्ठुर बर्बादी है? कौन लिखा था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो यह अक्टूबर 1724 में सुकरखेरा के युद्ध में दक्कन में मुगल गवर्नर मुश्किल खां के मारे जाने के बाद निजाम उल मुल्क दक्कन का वास्तविक शासक बन गया था। यह अक्टूबर 1724 में हुआ था। अगला है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को संस्थापित किया गया था, कौन सा युद्ध था? तो यह बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध आपको 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेज के कमान मुनरो के हाथ में थी। यह आपको याद रखना है। अगला है, हम्पी के भगनवासियों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी थे यह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो यह एनी बेसेंट, यह सही सम्मिलित नहीं है। एनी बेसेंट कॉमनवेल है। क्वेश्चन गलती दे दिया है लगता। ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सही सम्मिलित है ये देना चाहिए था इसमें। एनी बेसेंट कॉमनवेल महात्मा गांधी का यंग इंडिया है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। बाल गंगाधर तिलक का केसरी है और बी आर अम्बेडकर का मूक नायक है। ये नहीं, यहाँ पे गलती दे दिया है। अगला है, पिछले वर्गों का उत्थान किसका प्रमुख कार्यक्रम है? तो यह सत्यशोधक समाज का था। पिछड़े वर्गों के उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 में हुआ था। ज्योतिबा फूले के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। यह आंदोलन दलित लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों के संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य, धर्म पुरस्कार तथा गुलामगिरी की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो यह नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसका ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। यह आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? राज्य और राजधानी दिया गया है इसमें।
तो आसपुर होता है, यह गलत दिया हुआ है। मेघालय का शिलोंग होता है, यहाँ कोहिमा दिया हुआ, यह भी गलत है। इसके बाद नागालैंड का कोहिमा होता है, यहाँ गुवाहाटी दिया हुआ, यह भी गलत है। मिजोरम का आइजोल होता है, ये सही है आपको। अगला है बिहार के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो यह किशनगंज है। बिहार में वर्षा ऋतु के मौसम के आरंभ मानसून के आगमन मध्य जून के साथ शुरू होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त महीने में अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का मुख्यतम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। अगला है चीनी उद्योग संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 20% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। तीसरा है भारत चीनी उपभोक्ता भी है। और चौथा है भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। भारत 20% नहीं 14.4% है। 14.4% चीनी का अधिक उत्पादन करता है और भारत सूती उद्योग के बाद चीनी उद्योग का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहला झील है, दूसरा वह कहां पर है वह दिखलाना है आपको। तो यह ये इसका सही है। जय राजस्थान में है आपको। बरखल झील यह हरियाणा में है, यह हरियाणा के फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में है। अगला है लोकटक झील, यह मणिपुर में है और कालीवेली झील यह तमिलनाडु में है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कुष्ठ संगठन इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह याकोहामा में है और यह याकोहामा जापान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश छोटा अंडमान द्वीप समूह को कार निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है? तो यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको छोटा अंडमान द्वीप समूह को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। अगला है लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरें और वितरियों वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह दादरी में है। यह दमन गंगा नदी पर है, इसलिए इसका दमन गंगा जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है और दमन गंगा बांध गुजरात में स्थित है। यह परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और दमन और द्वीप के जल प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का उनके न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर सही अनुक्रम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम भी सही है इसका। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर बोर्ड दिया गया है और यहां उसका मुख्यालय दिया गया है। क्या सही होगा इसका?
तो कॉफी बोर्ड यह आपको बेंगलोर में ही पड़ता है, यह कोट्टायम में पड़ता है। चाय बोर्ड यह आपको कोलकाता में पड़ता है, और तंबाकू बोर्ड यह गुंटूर में पड़ता है। तो 1 3 4 2, देखिए 1 3 4 2, यह बी इसका सही हो जाएगा। अगला है परवाल भित्ति की वृद्धि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है। तो यह ए इसमें सही नहीं है। परवाल अलवणीय जल में प्रचुरता से उग सकता है, यह गलत है। यह जल में तभी उग सकता है जब जल का टेम्परेचर आपको 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में हो, 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। अगला है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या नाम है। तो यह पंपास है। अगला है बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। तो यह 20 जुलाई 1937 को हुआ था। यह 20 जुलाई 1937 को इसका पहला सरकार गठन हुआ था, और यहां पर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। यह श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में यह हुआ था, और इस समय रामदयालु सिंह आपको विधानसभा के अध्यक्ष थे, और प्रोफेसर अब्दुल बारी यह उपाध्यक्ष थे। अगला है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। यह रॉल्फ फिंच था। इसके अलावा इसके बारे में आप कह सकते हैं रॉल्फ फिंच अकबर के समय भारत आया था। रॉल्फ फिंच प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था जो कि 1609 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है पटना में से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो यह द बिहार हेराल्ड था। इसका शुरुआत आपको 1875 ईस्वी में हुआ था, और इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन थे। गुरु प्रसाद सेन थे, और 1881 में पटना में इंडियन क्रॉनिकल नामक प्रकाशित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा सही युग्म है। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से और राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है, यह कौन सा सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है इसमें। देखिए ब्रिटेन के संविधान से विधि की शासन और संसदीय व्यवस्था लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची संसद के दोनों की संयुक्त सदनों की संयुक्त बैठक। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता व बंधुता का आदर्श, और जर्मनी के संविधान से आपातकाल में पति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्न के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित के प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई संथाल समिति 1962 से 64 की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। चलिए इसका गठन आपको 1964 में हुआ था।
1964 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के बुनियादी ढांचों में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह लिया था। तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मानलोक में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के प्रतिपादन करने हेतु बहुमत में यह निर्णय किया कि संसद संविधान का कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे उसकी आधारभूत ढांचा कमजोर या समाप्त हो। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो यह संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) में उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या उसके अधिकारों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D के तीसरे में किया गया है। और दूसरा कथन है, वह आरक्षण अनुच्छेद 364 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। अब बताइए कौन सा सही है इसमें से? तो यह पहला केवल सही है। आर्टिकल 334 में ऐसा कोई बात नहीं किया गया है जिससे यह समाप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या क्या है? तो यह 40 और 16 है। लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 है। तो विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में 75 सीट है। यह आपको बिहार से रिलेटेड चारों विधायक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का हो गया। अगला है, राज्यों में लोक शिकायत व भ्रष्टाचार शिकायतों पर कार्रवाई करता है कौन? तो यह लोकायुक्त करता है। सर्वप्रथम लोकायुक्त गठन 1971 में हुआ था और यह महाराष्ट्र में हुआ था। उड़ीसा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित हुआ था। वर्ष 2018 तक 23 राज्य तथा एक संघीय क्षेत्र में यहां लोकायुक्त स्थापित संस्था की स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो यह 51 के क में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य के 42 संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद मौलिक कर्तव्य आपको 10 जोड़ दिए गए। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 में माध्यम से माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू या संचालित हुआ? तो यह 2010 में हुआ था। यह अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान के 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें 21A के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है? तो यह कनाडा से अपनाया गया है। कनाडा से कुछ और भी लिया गया है।
इसमें आप देख लीजिए, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विशासनीय व्यवस्था, दोहरी शासन प्रणाली। यह भारतीय संविधान व्यवस्था के संघात्मक शासन के निम्नलिखित लक्षण हैं। अगला है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अल्मुनियम आपको अनुचुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के मामूली रूप से चुंबकीय हो जाता है, जैसे अल्मुनियम, सोडियम, प्लेटिनियम, ऑक्सीजन। अगला है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो यह जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। यह त्वचा एवं फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो यह हाइगेस द्वारा दिया गया था। अगला है, कॉल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो यह फादर ऑफ टेंसोनोमी, फादर ऑफ टेंसोनोमी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। विभिन्न जीवों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की कहते हैं। यह भी याद रखना। अगला है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का संचरण पाया जाता है? तो यह sp पाया जाता है। CO2, C2H2, BeCl2, BeH2 में sp प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, और CO2 में बंधन कोण, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। अगला है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह जोसेफ पाउस्टर दिया था। स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ पाउस्टर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक यौगिक तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी गैस है कौन सा? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन है। अगला है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो कि हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। जब जल में अणु में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम रहता है तो जल को भारी जल कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र आपको D2O होता है। भारी जल की खोज यूरे द्वारा, भारी जल का खोज आपको यूरे द्वारा 1932 में किया गया था। यूरे ठीक से ही लिख देते हैं। यूरे द्वारा 1932 में किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि रोधन पादक हार्मोन है कौन सा? वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा है? तो यह एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड है। यह वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। यह बीजों को संतृप्त व्यवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में सक्रिय भूमिका निभाता है। अगला है, दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? तो यह अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल अपरिवर्तित। अगला है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं व वनस्पति तेल में पाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पादप की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था?
तो यह जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था। परमाणु के केंद्र में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के क्षेत्र के नाभिक क्षेत्र कहते हैं। नाभिक का सिद्धांत रदरफोर्ड ने दिया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? इसकी कुल ऊर्जा अचर रहती है। क्या सही आंसर सी हो जाएगा? अचर रहती है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। जब वस्तु महत्तम ऊंचाई पर होते हैं तो उसे केवल स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिन तक खुले में रखे जाने पर चांदी से बनी वस्तुएं किसके बनने की वजह से काली हो जाती है? तो Ag2S के कारण यह काला हो जाता है। अगला है, यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यह नियम ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलकर द्रव्य अवस्था में वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यह नियम ताप द्वारा क्वथनांक कहलाता है। यदि किसी द्रव्य पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ता है तथा दाब घटाने पर क्वथनांक भी घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से जानते हैं। लिनियस के अनुसार किसी जीव का नामकरण दो अक्षरों से मिलकर बनता है, जिसे प्रथम अक्षर वंश, दूसरा अक्षर उसके जाति को सूचित करता है। विभिन्न जीवों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया वर्गीकी कहलाती है। अगला है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सा में सामग्री के परिवहन की मदद करता है? तो यह फ्लोएम है। फ्लोएम पादपों में संवहन तंत्र के अंदर पाए जाने वाला एक जटिल ऊतक है। यह पौधों की पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यह लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि की नलिका वाहिनी ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पादों हार्मोन में स्रावित करती है। लार ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसका अर्थ है कि उत्पादित स्राव को नलिकाएं के माध्यम से आसन्न बाहरी व आंतरिक उपकला में छोड़ा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो कि खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो यह ऑक्सीजन है। सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ तीव्रता से प्रक्रिया करती है, जिससे आग लग सकती है। यह विस्फोटक प्रतिक्रिया के रूप में सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो यह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है। टैगा वन के वृक्ष पत्तियां नुकीली होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यहां संस्थान का नाम दिया है, यहां मुख्यालय है। तो यह डी गलत है। इसमें से केंद्रीय शास्त्रवनिकी अनुसंधान का यह वांदा में नहीं है।
यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। यह झांसी में स्थित है। अगला है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, क्या कहलाता है? यह क्लोरोफिल कहलाता है। पूर्ण हरित लवण, पूर्ण हरिम व क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तियों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्गक है, जो इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। अगला है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य और राज्य। यह नैयर उत्तर छत्तीसगढ़, यह नैयर केरल में है। अगला है, वन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है ना आयात होता है। अगला है, मॉडरेट संशोधन मूल विधिक कर से संबंधित है, किससे? तो यह बिक्री कर से संबंधित है। अगला है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 5 योजना में दिया गया था। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1974 से 78 था, जहां रोजगार, गरीबी उन्मूलन व न्याय पर जोर दिया गया। योजना में कृषि उत्पाद व आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 1978 में मोरारजी देसाई सरकार इस योजना में खारिज कर दिया था। अगला है, अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? तो यह सभी सत्य है। यह एक मौर्य राजनीतिक अर्थव्यवस्था व शासन के एक निबंध पुस्तक है। इसकी तिथि व लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता की साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। अगला है, किसी वस्तु ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो यह विहान तालिया विकास जीत। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 स्वाति नायक जीती है। अगला है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शशि शेखर वेम्पति है। अगला है, अबुआ आवास योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कार्यक्रम योजना है? तो यह झारखंड का है। अगला है, 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह दोहा में किया जाएगा। 21वां तो दोहा में होगा, 20वां आपको जापान में हुआ। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। 20वां जापान में हुआ था और 22वां आपको सऊदी अरब के रियाद में होगा। यह 2034 में होगा, यह 2030 में होगा और यह 2026 में होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 50वां जी शिखर
जी शिखर सम्मेलन 2024 यह इटली में किया जाएगा। 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 कजाकिस्तान में होगा। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा में होगा। 27वां चोगम शिखर सम्मेलन 2024 सामोआ में होगा। 16वां ब्रिक्स 2024 यह रूस में होगा। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन यह ब्राजील में होगा। चलिए अगला है वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह इनमें से कोई नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसके द्वारा सूची जारी किया जाता है और 2023 में भारत का स्थान यहाँ पे 126 था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हीरालाल सामरिया है। देश में नए मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह नंदिनी दास को दिया गया है। भारतीय मूल की लेखिका नंदिनी दास को वैश्विक सांस्कृतिक सजग के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नंदिका को यह अवार्ड उनकी पुस्तक केटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया है। इस पुस्तक में मुगल दरबारों में इंग्लैंड से पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से ब्रिटेन और भारत के संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। नंदिनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साहित्य की प्रोफेसर है। अगला है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो यह एआई को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? तो यह ऑपरेशन सजग भारत एवं सूडान। यह भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी समुद्र तट पर तटीय सुरक्षा अभियान ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया था। ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया था। ऑपरेशन अजय यह इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र के लिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चक्रवात मोचा के प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। और ऑपरेशन गरुड़ यह अवैध मद पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बहुचरणीय ऑपरेशन किया था, इसलिए यह इसमें गलत है। यह भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा शुरू किया गया था। जीके का आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो यह 2024 तक इसका लक्ष्य रखा है। इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। यहां से आपको मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और मैथ बताने के लिए इसमें जगह रहता नहीं, इसीलिए आपको मैथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके जुड़ जाइएगा, वहां हम आपको मैथ अच्छी तरह से बता देंगे। यहाँ पर हम आपको फिलहाल आंसर लगा देते हैं। 81 का आंसर 21 हो जाएगा, 82 का बी हो जाएगा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम हो आप टेलीग्राम पे जो इस क्वेश्चन में दिक्कत हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और टेलीग्राम पे आके बोलिएगा, उसको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। 84 का आंसर बी हो जाएगा। 85 का आंसर डी होगा। 86 का आंसर 121 हो जाएगा। 87 का 117 हो जाएगा। यह तो बता सकते हैं, यह आसानी से हो जाएगा। इसमें 11 बढ़ रहा है, इसमें 13 बढ़ रहा है,
इसमें 15 बढ़ रहा है, ओ सॉरी 17 बढ़ रहा है, इसमें 19 बढ़ रहा है, इसमें 23 बढ़ रहा है, मतलब अविभाज्य संख्या से बढ़ रहा है तो अगला भी 29 बढ़ाइएगा तो 117 आ जाएगा। 88 का आंसर आपको ए हो जाएगा, 89 का आंसर भी ए हो जाएगा, 90 का आंसर बी हो जाएगा, 91 का डी हो जाएगा, इसमें बोल रहा है तीनों आकृति किसमें सन्निहित, वह बतलाना है, तो ऐसा फूड है, पूरी है जिसमें तीनों है। इसमें यहाँ 225 कैसे आएगा, यहाँ देखिए 7 टू जा 14 प्लस 1 करेंगे 15, 15 टू जा 30, 30 में 1 करेंगे 31 हो जाएगा, एक दूना 62, एक 63, 63 दूना 126, 127 हो जाएगा। वैसे ही अब आपको इसको 127 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 226 होगा, ओ सॉरी 254 होगा, और एक जोड़ देंगे 255 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर का आपको 61 हो जाएगा, 95 का 17 मीटर हो जाएगा, 96 का सी हो जाएगा, 99 का डी हो जाएगा, 98 का ए हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा, और 100 का भी सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका यह सेट समाप्त होता है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक रुकने के लिए। मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।